हेलो एंड वेलकम टू अचीवर साइड डियर लर्नर्स। आज हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आप कॉग्निटिव साइकोलॉजी को डिटेल में पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ मैं आपको ये बताते चलती हूँ कि हम इस कॉग्निटिव साइकोलॉजी के हिस्टोरिकल पार्ट को दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, क्योंकि जो हिस्ट्री है वो हम काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जिसमें आज जो हम दो कॉन्सेप्ट लेंगे वो लेंगे अर्ली थॉट्स ऑन थिंकिंग, थिंकिंग के बारे में बिगनिंग में क्या समझा जाता था। मैं थिंकिंग वर्ड यहाँ इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि जब शुरुआत में कॉग्निटिव साइकोलॉजी आई थी तो इट वाज जस्ट थिंकिंग, सिर्फ थिंकिंग की ही फॉर्म में कॉग्निशन को समझा जाता था। तो क्या कंसेप्ट था कॉग्निटिव साइकोलॉजी का बिल्कुल बिगनिंग में, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और जो दूसरा टॉपिक हम इस वीडियो में लेंगे वो होगा रूनिजॉन्स एंड बियॉन्ड, इस पीरियड में कॉग्निटिव साइकोलॉजी को कैसे अंडरस्टैंड किया जाता था। इसके बाद दो पार्ट्स और बचेंगे कि 20th सेंचुरी में, अर्ली 20th सेंचुरी में साइकोलॉजी यानी कॉग्निटिव साइकोलॉजी का की क्या अंडरस्टैंडिंग थी और आज की तारीख में कॉग्निटिव साइकोलॉजी को कैसे समझा जाता है। तो एकदम बिल्कुल बिगनिंग से लेकर हम प्रेजेंट तक की बात करेंगे तो इट विल बी अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। इसीलिए कॉग्निटिव साइकोलॉजी की हिस्ट्री को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 की लिंक भी इसमें अवेलेबल रहेगी और पार्ट 2 में पार्ट 1 की लिंक अवेलेबल रहेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप आसानी से उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ये पहला पार्ट है तो शुरुआत आपको यहाँ से करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ से बिगिन करते हैं कि हमें आज जो दो टॉपिक लेने हैं उसमें शुरुआत करते हैं। सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी की ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में हम बात करें तो हमें पता है कि बहुत सारा पोर्शन जो है कॉग्निटिव साइकोलॉजी का वो ये इस बात पर फोकस करता है कि हमारी जो नॉलेज है वो माइंड में कैसे रिप्रेजेंट होती है, कैसे सेव होती है, कैसे स्टोर होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब कैसे होती है। तो इस सेक्शन में हम हिस्ट्री पढ़ेंगे कॉग्निटिव साइकोलॉजी के कुछ मेजर पीरियड्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें मैंने आपको पहले ही बताया कि हम अर्ली थिंकिंग क्या रही है, इस पर क्या जो है वो कॉन्सेप्ट डालेंगे, हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जो थिंकिंग का अर्ली कंसेप्ट है, पहले ये बात उठी कि सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आया वो थिंकिंग के बारे में आया, जो कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी तब कहीं एग्जिस्ट भी नहीं करती थी। शुरुआत में पॉइंट ये उठा कि ये जो नॉलेज है वो कहाँ से आती है और माइंड में ये कैसे फिक्स होती है, कैसे प्रेजेंट हो जाती है। ये जो क्वेश्चन था वो कॉग्निटिव साइकोलॉजी का एक बेसिक क्वेश्चन था, पर तब तक कॉग्निटिव साइकोलॉजी को नाम नहीं दिया गया था क्योंकि हम एक जनरल कंसेप्ट से बात निकाल रहे थे। जनरल साइकोलॉजिस्ट जो थे वो जनरल इस चीज़ पे वर्क कर रहे थे एंड देन दे वर नॉट द साइकोलॉजिस्ट, दे वर बेसिकली फिलोसोफर जो इस टॉपिक पर अपनी रिसर्च कर रहे थे। क्योंकि आपको पता है साइकोलॉजी जो है वो फिलोसफी से ओरिजिनेट हुई है, तो जो भी बेसिक चीज़ें बिल्कुल अगर हम किसी भी फील्ड में चले जाएँ और उसका बिल्कुल बिगिनिंग पॉइंट पर पहुँच जाएँ तो हम यही कहेंगे कि फिलोसोफर उस टॉपिक पर वर्क कर रहे थे। तो दो आंसर वहाँ पर निकले। जो एम्पेरिसिस्ट थे वो इस चीज़ पर फोकस कर रहे थे कि जो नॉलेज है वो एक्सपीरियंस से आती है, और नेटिविस्ट जो थे उनका ये कहना था कि जो ब्रेन की इनेट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वही नॉलेज होती है, वही नॉलेज पर, उसी से नॉलेज बेस्ड होती है, नॉलेज उसी पर बेस्ड होती है। तो ये दो कंसेप्ट आए कि अगर हम थिंकिंग की बात करें तो एम्पेरिसिस्ट और नेटिविस्ट दो लोग थे, दो ग्रुप्स थे, दो कैटेगरीज थी जहाँ पर जो भी फिलोसोफर्स थे वो अपने अपने तरीके से एक्सप्लेन कर रहे थे। एक एक्सपीरियंस कह रहे थे, दूसरा उनका कहना था कि ब्रेन की इनेट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। उसके बाद साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से इन दोनों को ही प्रूव नहीं करा गया, इसलिए ये आर्ग्यूमेंट आज तक चलता रहा, आगे तक बहुत समय तक ये चलता रहा। क्योंकि साइंटिफिकली देखा जाए तो ना तो थिंकिंग को केवल एक्सपीरियंस से कनेक्ट किया जा सकता है और ना ही केवल ब्रेन की कैरेक्टरिस्टिक से, चीज़ें इंटरकनेक्टेड तो होती हैं, ये आप जानते ही हैं। तो इसके बाद हुआ क्या कि बहुत सारे फिलोसोफर्स और अर्ली साइकोलॉजिस्ट थे। जो अर्ली साइकोलॉजिस्ट वर्ड हम इसलिए यूज़ करें क्योंकि इन द वेरी बिगनिंग जब ये वर्क चल रहा था तो फिलोसफी से ही साइकोलॉजी जुड़ी हुई थी, उस समय पे वो अलग भी नहीं हुई थी। कुछ बहुत सारे थॉट्स निकल कर आए अर्ली थ्योरीज में, थॉट्स और मेमोरी को कनेक्ट किया गया, थॉट्स और थिंकिंग के प्रोसेस को बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों के संग कनेक्ट किया गया, लेकिन वहाँ से चीज़ें क्रिएट नहीं हो पा रही थी, क्लियर नहीं हो पा रही थी। कुछ एंशियंट इजिप्टियन फिलोसोफर्स थे, उन्होंने ये भी कहा कि जो नॉलेज है वो हार्ट में लोकलाइज्ड होती है, जबकि हार्ट का जो कंसेप्ट था वो खुद ही क्लियर नहीं था। अच्छा, हार्ट वर्ड उन्होंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि जो फिलोसफी है ना दैट टॉक्स अबाउट व्हाट, तो वहाँ पे हार्ट के कंसेप्ट को समझा जाता है, लेकिन फिर साइकोलॉजी में हम वाई पे आ जाते हैं। उसके बाद ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल जो थे उन्होंने कहा कि जो ब्रेन है वो लोकस है नॉलेज का, तो जहाँ पर नॉलेज स्टोर हो रही है, नॉलेज सेव हो रही है, वहीं से थिंकिंग जनरेट हो रही है। तो इस तरीके से कुछ अर्ली कंसेप्ट थे जो इसके बारे में आए, जिसमें आपने पढ़ा कि एम्पेरिसिस्ट कौन थे, नेविसिस्ट कौन थे, इनके थिंकिंग क्या थी और थॉट्स क्या थे अबाउट थिंकिंग। फिर अब हम बात करते हैं कि रूनिजेंस एंड बियॉन्ड में कॉग्निशन कैसे वर्क किया, कैसे इस कहाँ पर आकर जो है वो कॉग्निटिव वर्ड जनरेट हुआ। जो रेनेसेंस फिलोसोफर थे और थियोलॉजियंस थे उन्होंने ये चीज़ कही कि जो नॉलेज होती है वो ब्रेन में लोकेटेड होती है।
इतना कॉन्सेप्ट उन्होंने नॉलेज के बारे में दिया। और उन्होंने ये कहा कि जो नॉलेज है वो हमारे केवल फिजिकल सेंसेस से एक्वायर नहीं होती है। यहाँ पे एक वर्ड देख सकते हैं, डिवाइन सोर्सेज। डिवाइन सोर्सेज का मतलब हो गया जो हमारा इमेजिनेटिव वर्ड है। इन्होंने ये बोला कि हम बहुत कुछ इमेजिनेशन करके भी चीज़ों को रिसीव करते हैं। जनरली हम ये जानते हैं, आज के कंसेप्ट में हम देखें तो कोई भी इंफॉर्मेशन हमें आउटर वर्ल्ड से, अपने एनवायरमेंटल वर्ल्ड से रिसीव होती है इन द फॉर्म ऑफ अ स्टिमुलाई, विच इज़ वेरी साइंटिफिक कंसेप्ट, जो कि बाद में एक्सप्लेन भी किया गया है। लेकिन उस बिगनिंग में जब रूनेज़ॉन्स का पीरियड था तो उस ड्यूरेशन में इन्होंने कहा कि केवल हम अपने सेंसेस के थ्रू ही इन्फॉर्मेशन रिसीव नहीं करते हैं, हमें नॉलेज वहीं से नहीं मिलती कि हम कुछ देखते हैं, टच करते हैं, स्मेल करते हैं। हम इनफैक्ट उन चीज़ों को इमेजिन भी कर सकते हैं और इमेजिनेशन के थ्रू भी इंफॉर्मेशन आती है। तो इन्फॉर्मेशन आएगी तो ऑब्वियस सी बात है वो नॉलेज के फॉर्म में स्टोर होगी, और नॉलेज की फॉर्म में स्टोर होगी तभी हम उसके बारे में कुछ सोचेंगे। तो ये चीज़ें इस तरह से शुरू में कनेक्टेड थी। During the 18th century, when philosophic psychology was brought to the point where scientific psychology could assume a role, the British empiricists, काफ़ी सारे यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने कहा कि जो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन होता है नॉलेज का वो 3 टाइप से होता है। ये बिल्कुल बिगनिंग की बात है जहाँ पर साइंटिफिक साइकोलॉजी ने भी अपना रोल प्ले करना स्टार्ट कर दिया था, और फिलोसोफर जो थे वो फिलोसोफिक साइकोलॉजी तो वो तो चल ही रही थी। फिलोसोफिक साइकोलॉजी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फिलॉसफी से वो ओरिजिनेटेड थी, तो वहाँ से बिल्कुल अलग नहीं हो पाई थी, और कुछ चीज़ें साइंटिफिकली भी उसके बारे में कंसीडर करी जा रही थी। ऑल्दो साइंटिफिक साइकोलॉजी तब तक टर्म जनरेट नहीं हुई थी, लेकिन उसको चीज़ों को साइंटिफिकली देखा जाने लगा था, क्योंकि अब क्या से हटकर बात क्यों की तरफ आने लगी थी कि ऐसा क्यों होता है। तो 3 टाइप से जो है वो हमारी नॉलेज को रिप्रेजेंटेशन, इंटरनल रिप्रेजेंटेशन किया गया कि माइंड का कैसे होता है। सबसे पहले तो कहा गया कि डायरेक्ट सेंसरी इवेंट्स, कोई भी चीज़ जो हमें डायरेक्टली मिलती है, जो हम डायरेक्टली इवेंट्स को देखते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ स्टिमुलाई, जो कि आज भी एक्सेप्टेड है। पहली बात तो वो चीज़ कही गई। दूसरा कहा फेंट कॉपीज ऑफ परसेप्ट्स, जो कुछ भी हम लोग रिसीव करते हैं एनवायरमेंट से इन्फॉर्मेशन, वो हमारे माइंड में कुछ ना कुछ फेंटेड सी भी रहती है। क्योंकि देखिए, आप जब कोई भी इन्फॉर्मेशन एट प्रेजेंट भी रिसीव कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें तो एकदम टू द पॉइंट आपके माइंड में जा रही होंगी, कुछ चीज़ें आपके माइंड में फेंटेड भी हो सकती हैं। तो वो भी एक बोलते हैं कि वो भी हमारे लिए इन्फॉर्मेशन का सोर्स है, वो भी अलग चीज़ नहीं है, वो भी हमारी मेमोरी में कहीं ना कहीं जाके सेव हो रही होती है, लेकिन वो फेंटेड होती है, वो क्लियर नहीं होती है, ये कहना चाहते हैं। उसके बाद इन्होंने बोला कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दोज फेंट कॉपीज़, उन फेंट कॉपीज़ से कुछ एसोसिएटेड थॉट्स निकलते हैं, कुछ बातें निकलती हैं, कुछ चीज़ें निकलती है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो एकदम से वेस्ट होता है। तो जो कुछ भी उससे हमारा परसेप्शन बनता है, वही चीज़ क्या बन जाता है, वो हमारा थर्ड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, जो हमारे ब्रेन को नॉलेज देता है। अब ये मैंने आपको बोला कि इनमें से काफ़ी सारी चीज़ें हमारे आज की करंट साइकोलॉजी में, करंट कॉग्निटिव साइकोलॉजी में ली जाती हैं। तो ये रिसर्च में इन चीज़ों को पढ़ा जाता है, क्योंकि रीज़न भी यही है, जो डायरेक्ट सेंसरी इवेंट वाला लाइन आप देख रहे हैं वो यही कहता है कि हम कोई भी इन्फॉर्मेशन एनवायरनमेंट में रिसीव करते हैं थ्रू विद द हेल्प ऑफ एनी स्टिमुलाई। आगे बढ़ते हैं, 18th सेंचुरी गुजरी। 19th सेंचुरी की जब हम बात करते हैं तो काफ़ी सारे साइकोलॉजिस्ट के यहाँ पे नाम दिए हुए हैं जिन्होंने बहुत सारा वर्क किया है इन फील्ड में। विलियम वुंड का नाम आता है, म्यूलर का नाम आता है, फ्रांस ब्रिटानो का नाम आता है, हर्मन्स का नाम आता है, और फ्रांसिस गॉल्टन जो कि काफ़ी इंटेलिजेंस की फील्ड में भी जिन्होंने काफ़ी वर्क किया है, एडवर्ड टिश्नर, विलियम जेम्स, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने 19th सेंचुरी में फिलॉसफी से निकाल कर साइकोलॉजी को उसकी एक रिकग्निशन देने की पूरी कोशिश करी। और ये ऐसा इसीलिए हो पाया क्योंकि इस टाइम पर डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट साइकोलॉजी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे वर्क कर रहे थे। ये सभी लोग जो है वो अपनी अपनी फील्ड के स्पेशलाइजेशन होल्ड करते हैं, सबने अपनी अपनी फील्ड में वर्क किया किसी न किसी चीज़ में। लेकिन क्योंकि सब लोग ब्रेन रिलेटेड चीज़ों पे वर्क कर रहे थे, माइंड प्रोसेसिंग पर वर्क कर रहे थे, तो वहाँ से कॉग्निशन टर्म को इसलिए कनेक्ट कर पाते क्योंकि ये चीज़ें उस समय हो रही थी। 19th सेंचुरी में ये चीज़ें हो रही थी, तो कॉग्निशन के प्रोसेस को टुकड़ों में समझा जा रहा था। आप ऐसे समझ लीजिए सिंपल लैंग्वेज में कि कॉग्निशन के प्रोसेस को बहुत बारीकी से हर कोई किसी चीज़ पे वर्क कर रहा था, कोई थिंकिंग पे, कोई इंटेलिजेंस पे, कोई दूसरे एस्पेक्ट पे, तो वो सब कुछ हमारे कॉग्निशन का पार्ट बनते हैं जाके। By the last half of the 19th century, theorists of the representation of knowledge were clearly dichotomous. They emphasized the structure of mental representation, जो कि अब आज की तारीख में हम समझते हैं, जानते हैं कि जो कुछ भी हमारा मेंटल रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसे होता है, स्ट्रक्चर क्या है उसका, क्लियर चीज़ें उसके बारे में बताई गई, जिस पर वुड, टिश्नर और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वर्क किया। लेकिन इसी टाइम पर, सेम टाइम पर, अमेरिका में जेम्स क्रिटिकली एनालाइज द न्यू साइकोलॉजी दैट वाज डेवलप्ड इन जर्मनी। आप सबको पता है कि साइकोलॉजी की जो बर्थ प्लेस है वो तो जर्मनी है, जर्मनी के लेबोरेटरी में जो है इसका बर्थ हुआ था। और
उसी टाइम पर ही स्टैब्लिश द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी इन अमेरिका, रोड द डेफिनेटिव वर्क इन साइकोलॉजी, जो प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। एक ये क्वेश्चन है कि हु रोट प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, एक ऐसी बुक है जो 1890 में लिखी गई थी जिसको विलियम जेम्स ने लिखा है, और उन्होंने इसमें माइंड के वेल रीजन्ड मॉडल को डेवलप किया, बहुत सारी चीज़ों के, माइंड के बहुत सारे पर्सपेक्टिव के बारे में बात की। और ये भी हम कह सकते हैं कि जो जेम्स का सबसे डायरेक्ट लिंक है मॉडर्न कॉग्निटिव साइकोलॉजी में, वो इसी पोर्शन से, इसी इंपॉर्टेंट चीज़ से निकल कर आता है। इस बुक में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स की फॉर्म में या चीज़ों की फॉर्म में एक्सप्लेन करी हैं। और ये चीज़ ये भी बताते हैं कि जो हमारा कॉग्निटिव साइकोलॉजी होती है, अगर उसे मेमोरी की टर्म में देखें तो ये स्ट्रक्चर भी है और ये प्रोसेस भी है। ये चीज़ें आपने वहाँ पढ़ी हैं जहाँ पर आपने इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच को बिगनिंग में, शुरू में टॉपिक में पढ़ा होगा कहीं पर, जहाँ पे आप मेमोरी को पढ़ते हैं वहाँ आप देखते हैं कि वो कंपोजिशन भी होता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन एक कंपोजिशन की फॉर्म में, एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में भी हमारे अंदर एग्जिस्ट करती है, और प्रोसेस तो मेमोरी होती ही है, मेमोरी एक प्रोसेस भी होता है। तो दोनों चीज़ों की तरह से उन्होंने बताया। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें इसी तरीके से इस फील्ड में आती रहीं। उन्होंने जेम्स कैटल ने भी जेम्स के वर्क पर, परफॉर्मेंस पर एक्सपेरिमेंट किए। ये तो होता ही था कि कोई भी पर्सन कोई वर्क करता था तो उसके वर्क को और रिफाइन किया जाता था या उस पर अपने थॉट्स दिए जाते थे, और इस तरीके से बहुत सारे इंटरप्रिटेशन बनाए गए, जिसके साथ ही कह सकते हैं कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो है वो एमर्ज हुई, अपनी उसने एक पहचान बनाई। और ये तब पहचान बनाई जब डिफरेंट एस्पेक्ट्स हमारे जो कॉग्निशन के हैं वो डिफाइन होने शुरू हो गए थे। हम ये नहीं कह सकते कि जब तक वो डिफाइन नहीं हुए थे तब कॉग्निशन साइकोलॉजी आ गई थी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी आई ही तब है, उसकी बिगनिंग वहाँ से हुई है जब वो सिर्फ एक जस्ट थिंकिंग के कंसेप्ट से निकल कर बाहर आई। सिर्फ उतनी बात नहीं थी, बहुत कुछ था। तब हमने कहा कि जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी है उसका बर्थ हुआ। आगे हम बढ़ेंगे और कॉग्निटिव साइकोलॉजी अर्ली 20th सेंचुरी में क्या थी और आज क्या है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे, विच इज़ कह सकते हैं कि दोनों मिलाकर एक ही पार्ट है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको हम समझेंगे। प्लीज़ वॉच द नेक्स्ट वीडियो टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। लेकिन इस टॉपिक में अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी है, देन प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है। कीप शोइंग अस योर सपोर्ट लाइक यू ऑलवेज डू, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर ऑलवेज बीइंग देयर विद मी। थैंक यू सो मच। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।